अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम आज भी लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। कीवी फल के सफल उत्पादन पर एक किसान का अनुभव। इसबगोल के अधिक उपज देने वाले किस्में और बुआई तकनीक। दुधारू पशुओं में अफरा की समस्या एवं उसका समाधान। हिमाचल प्रदेश में हमारे बहुत से किसान फलों की बागवानी से काफी लाभ कमा रहे हैं और जिन किसानों ने कीवी फल के बाग लगा रखे हैं तो इस समय उनके बागों में फल पक चुके हैं। इन फलों की तुड़ाई और पैकिंग किस प्रकार से करनी है और हिमाचल प्रदेश के एक प्रगतिशील किसान ने कीवी की बागवानी करके कैसे अपने उत्पादन को बढ़ाया है, आइए जानते हैं उनकी इस सफलता की कहानी के बारे में उन्हीं से। हमारे हिमाचल वासी किसान भाइयों व बहनों नमस्कार। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। मेरा नाम चैनलाल है। मैं पहले फौजी था, यानी कि जय जवान था, अब मैं जय किसान बन गया हूँ। एक्चुअली मैं 87 में रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट आने के बाद मैंने खेती बाड़ी के ऊपर मेरा बहुत ही ज़्यादा रुचि था और मैंने खेती बाड़ी आरंभ की और इसी में मुझे पता चला कि एक कीवी फल भी होता है और मैंने कीवी फल की तलाश करना शुरू की। उस समय प्लांट नहीं मिलते थे, फिर मुझे कुछ प्लांट मिले, यानी कि करीब करीब 20-25 वो मैंने लगाए। उसके बाद मैंने उन्हीं प्लांटों से मल्टीप्लाई किया और अभी मैं इस समय मैं एक अच्छा भला किसान मैं अपने आप को समझ रहा हूँ। कीवी मैंने काफ़ी लगा रखी है, मेरे लगभग 3 बाग है और 3 बागों में मैंने यानी कि इस साल लगभग 90 या 100 क्विंटल के बीच में माल मेरा हो सकता है कि निकल जाए। मैंने आपको बताया है कि 7 प्लांट लगाए थे मैंने, 7 के बाद मैंने अभी 700-800 कर दिया है और अभी मेरे कुछ प्लांट छोटे हैं, कुछ बड़े हैं और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि इतनी मीठी कीवी हमारे यहाँ निकलती है या हमारे हिमाचल में निकलती है या विदेशों में इतनी अच्छी मीठी कीवी नहीं होती। शुरू में मुझे 7 प्लांट मिले थे कीवी के और केवी के अंदर चंबा ने मुझे दिए थे और उसके बाद मैंने ये काम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया और उसी प्लांट के मैंने ये मल्टीप्लाई किए और मुझे शुरू में तो काफ़ी मुश्किलात आई क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा वैज्ञानिक भी नहीं था चंबा में जो कीवी के विषय में पूरी जानकारी दे सके। वो सोलन में मिलते थे और उसके बाद मैंने ये कीवी को यानी कि अपने अनुभव से यानी कि अपने तजर्बे से मैंने इसको लगाना शुरू किया। ये बाग लगभग
जनवरी फरवरी महीने में लगता है। सबसे पहले आप 3 बाई 3 का गड्ढा करें, ये खास ध्यान रहे। अगर तुम्हारी ज़मीन थोड़ी रॉक वाली है या पथरीली है तो उसको 4 बाई 4 कर दें और मिट्टी बाहर से लाएं उसको और उसको भर दें, और मैल, देसी मैल जो खूब डालें इसमें, और पानी का भी बंदोबस्त होना चाहिए। जो किसान भाई पानी नहीं है तो अपने घर के आसपास या बाहर 1 या 2 प्लांट जरूर लगाएं। इसमें नर और मादा होते हैं, ये दोनों लगाना पड़ते हैं। तो इसके ऊपर ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं आप, नर या मादा की एक दूसरे के ऊपर, तब एक ही प्लांट से आपका काम चल जाएगा, नहीं तो 2 प्लांट आपको लगाना पड़ेगी। इसके लिए ज़रूरी होता है कीवी के लिए नमी बरकरार रहे। नमी कब? जब इसका एक गर्मी का मौसम होता है तब नमी की इसको भारी ज़रूरत होती है। अच्छा, ज़्यादा ज़रूरत कब होती है? जो ये महीने चले हुए हैं, अक्टूबर नवंबर, इस महीने में बारिश नहीं होती और हम समझते हैं कि ये मौसम जो है ठंडा हो गया है, लेकिन होता क्या है कि धरती बिल्कुल ड्राई होती है तो वो पौधे मर जाते हैं इसके। ये टाइम मैं सबसे बड़ा संवेदनशील मानता हूँ। इस टाइम के ऊपर पानी देना इसको बहुत ज़रूरी है, अगर बारिश ना हो तो। बाकी रही इसकी जो कटिंग प्रोनिंग है, ये अभी दिसंबर महीना आता है, दिसंबर महीने में आप इसकी प्रोनिंग कर दें। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जनवरी महीने में प्रोनिंग या फरवरी में कर देते हैं, तो इसका जो है ना जख्म कच्चा रह जाता है और फिर ये इसका पानी का रिसाव शुरू हो जाता है, उससे भी पौधा मर सकता है। ये एक वैज्ञानिक ढंग है और ये मेरा तजर्बे का भी है। ज़्यादा हार्ड प्रोनिंग भी मत करें और प्रोनिंग समय पर कर दे ताकि इसका पानी का रिसाव ना हो। तो इसमें ज़्यादा स्प्रे की भी जो कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, ट्री स्प्रे ऑयल जो आप छिड़काव करना चाहते हैं जनवरी महीने में, तो उसको ज़रूर कर लें। अभी पौधा लगाने के बाद आप लगभग 3 साल के बाद फल इसका ले सकते हैं। पहले साल थोड़ा फल कम होगा, उसकी ग्रेडिंग भी अच्छी नहीं बनेगी। जैसे जैसे आपके वर्ष बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसकी ग्रेडिंग भी बढ़ती जाएगी और उसका फल की क्वालिटी भी बढ़ती जाएगी। जैसे किसान भाइयों, आप इस पत्ते को देखें, ये मोड़ा हुआ है और आधा सूख गया है। इसका कारण क्या होता है कि जैसे कि नाले के किनारे पर ये बाग लगाया हुआ है और गर्मी के मौसम में जब एक ठंडी हवा का झोंका आ जाता है तो ये झुलस जाता है। तो यहाँ पर ये जो देखिए, ये फल ख़राब हो रहा है। ये जो फल ख़राब हो रहा है ये कारण बीमारी नहीं है, ये सिर्फ सूर्य का एक्स है, क्योंकि इसको छाया की ज़रूरत है, इसको छाया नहीं मिली है। तो पत्ता होना बहुत ही निहायत ज़रूरी है इस कीवी का। इसके लिए मैं आपको मोटे तौर पर बता देता हूँ, जब आपका फल सेटिंग हो जाता है उसके बाद आप कार्बोडेंजियम 1 ग्राम, या जिसको बेबिस्टीन भी बोलते हैं, और मेनकोजेब 2 ग्राम, इसका एक स्प्रे कर लें आप, तो ये ऐसा इन्फेक्शन नहीं आएगा। और दूसरी बात, इसमें मैल खूब डालें और थोड़ा खाद भी दे दें। कीवी के लिए थोड़ा ओज बोलते हैं जिसको, ओज की जगह मैं सबसे अच्छा समझता हूँ। जितने मेरे बाग है ओज में बहुत ही अच्छे कामयाब हुए और धूप वाली जगह डिफेक्ट पड़ा है। तो किसान भाइयों, आजकल कीवी का तोड़ान चल रहा है। कीवी को तोड़ते समय भी कुछ सावधानियां रखना चाहिए। इसके जो बेलें हैं इसके ऊपर ज़्यादा नुकसान ना हो। इसको फल को आराम से, ऐसे फल को निकाल कर और इसको आराम से रखा जाए, इसको पट कर न फेंका जाए। उसके बाद इसकी ग्रेडिंग होगी, जैसे कि हम ग्रेडिंग करते हैं 10 दाने का किलो, 12 दाने का किलो, 15 दाने का किलो, 18 दाने का किलो। इसके ऊपर हम ये दाना के रूप में भेज देते हैं। हैवर्ड का 120 ग्राम तक दाना होता है। अब रही प्रॉफिट की बात, तो अभी तक मैं जो तुड़ान कर चुका हूँ, अभी तक मेरे ये बाग जो है ना, ये बच्चा है, छोटा है। मुझे सिर्फ अभी तक जो इस बाग में, जितने मैंने 3 बाग लगा रखे हैं, इसमें सिर्फ मुझे 30% मिला है इस साल। और 30% में मैंने कितना माल बेच चुका हूँ, मैं लगभग इस टाइम से पहले जो बेच चुका हूँ मैं 50 क्विंटल तक मैं बेच चुका हूँ, और लगभग 30-35 क्विंटल या 40 क्विंटल के बीच में बेचने को बाकी है। जो 10 दाने का पीस है लगभग वो 200, 150, 200 के बीच में जा रहा है।
तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। औषधीय फसलों के महत्व को जानने के बाद प्रदेश के बहुत से किसानों का रुझान इनकी खेती की तरफ बढ़ रहा है और इन्हीं फसलों के अंतर्गत जो किसान इसबगोल की खेती करना चाहते हैं तो उन्हें इसबगोल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के साथ साथ इसकी बुआई तकनीक के बारे में पूर्ण ज्ञान होना बेहद जरूरी है, तभी आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसकी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेंद्र चौधरी। इसबगोल एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है और इसकी खेती प्रमुखता से की जाती है। इसबगोल खरीफ की कटाई के बाद में भूमि को 2-3 जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बनाए तथा दीमक तथा भूमिगत कीड़ों की रोकथाम के लिए अंतिम जुताई के समय क्विनाल फॉस 1.5% 25 किलो चूर्ण प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिलाए। किसान भाइयों, इसबगोल की मुख्य किस्में GI2, RI 89, RI 1 तथा लवणीय सिंचित क्षेत्रों में GI2 तथा RI 89 किस्म अच्छी पैदावार देती है। किसान भाइयों, गोबर की खाद उपलब्ध हो तो खेत में 15 से 20 गाड़ी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अंतिम जुताई से महीने पर पहले मिलाएं। इसको 30 किलो नत्रजन तथा 25 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। नत्रजन की आधी मात्रा तथा पूरा फास्फोरस बीज की बुआई के समय 3 इंच गहरा सीडल से ऊर कर दे तथा शेष बची नत्रजन की मात्रा को फसल में सिंचाई के साथ 30 दिन बाद में दे। किसान भाइयों, बीज की बुआई करते समय तुलासिता रोग की रोकथाम के लिए फसल को मेटालिजक एप्रोन 35 SD 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बुआई करें। अच्छी उपज के लिए इसबगोल की बुआई नवंबर के प्रथम पखवाड़े में करना ठीक रहता है। साधारणतः गेहूं व जौ से 10 से 15 दिन पहले इसकी बुआई करना अच्छा रहता है। इसका बीज बहुत छोटा होता है, इसलिए इसे क्यारे में छिड़क कर या रैक चलाकर बुआई की जाती है। बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करते हैं। इस प्रकार छिड़क कर बुआई करने से 4 से 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। इसबगोल को लाइन में बुआई करें तो लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर पर रखनी चाहिए। लाइन में बुआई करने से निराई गुड़ाई में आसानी रहती है। किसान भाइयों, इसबगोल में सिंचाई के लिए पहली सिंचाई जब बुआई करते हैं तब देते हैं, उसके बाद में 8 दिन बाद में, फिर उसके 35 दिन तथा बाद में 65 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते हैं। इसबगोल की क्यारी विधि में की अपेक्षा फव्वारा विधि द्वारा सिंचाई करने पर उत्पादन है जो अच्छा मिलता है। फव्वारा से सिंचाई करने पर बुआई के बाद 8 दिन पे, इसके बाद 20 दिन पे, इसके बाद 40 दिन, फिर 55 दिन तथा 70 दिन में फव्वारा से 3 घंटे प्रति दिन के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, इसबगोल में 2 निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। पहली निराई बुआई के 20 दिन बाद में तथा दूसरी निराई 40 से 50 दिन बाद में करें। निराई के साथ में गुड़ाई करना लाभप्रद रहता है क्योंकि इससे खेत में वायु संचार होता है। इसबगोल की उन्नत तकनीकी अपनाकर आप है जो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्नत किस्म का बीज, समय पर बुआई, समय पर सिंचाई तथा अच्छे खेत की तैयारी कर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। हमारे बहुत से किसान भाई खेती के साथ साथ दुधारू पशुओं का पालन भी करते हैं, जिसमें कभी कभी अफरा की समस्या देखने को मिलती है। अतः इस समस्या से बचाव हेतु उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, इस विषय पर जानकारी देने हेतु हमारे संवाददाता ने संपर्क किया एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर विकास जायसवाल से। किसान भाइयों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ठंडक का मौसम आने वाला है
तो इसी से रिलेटेड मैं एक समस्या अफारा अक्सर होते रहते हैं, उसके बारे में ही बताऊंगा। तो किसान भाइयों, अफारा किसे कहते हैं? किसी भी प्रकार की गैस का जानवर के पेट में भर जाने की प्रक्रिया को अफारा कहते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये हरा चारा खाने वाले जो पशु होते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनके 4 पेट होते हैं। तो प्रथम पेट जिसे रूमेन कहते हैं, जानवर पहले चारे को इसी पेट में भर लेता है और इसके बाद फिर इसे निकाल कर जुगाली करता है और पुनः पचाता है। इस पचाने की प्रक्रिया के लिए जानवर के प्रथम पेट रूमेन में अरबों खरबों की संख्या में जीवाणु एवं प्रोटोजोआ होते हैं। तो ये जीवाणु एवं प्रोटोजोआ पचाने का कार्य करते हैं। इस पचाने की प्रक्रिया में किसान भाइयों गैस का भी बहुत उत्पादन होता है, लेकिन अगर ग्रास नली में कोई अवरोध ना हो या फिर गैस मुक्त अवस्था में हो तो डकार के द्वारा यह गैस निकल जाती है। लेकिन किसी कारणवश अगर यह गैस नहीं निकल पाती और जानवर के पेट में बनी रहती है तो जो रोग जन्म लेता है, इसको हम कहते हैं अफारा। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अफारा 2 प्रकार का होता है। पहला तो फेन अफारा और दूसरा मुक्त गैस अफारा। तो सबसे पहले मैं फेन अफारा के बारे में आपको बताऊंगा। दरअसल फेन अफारा में जो गैस होती है जानवर के पेट में, ये बुलबुलों में कैद होती है और बुलबुलों में कैद होने के कारण ये डकार के द्वारा बाहर नहीं निकल पाती, जिससे कि फेन अफारा डेवलप हो जाता है। तो किसान भाइयों, फेन अफारा बनाने के लिए जो दलहनी फसलें हैं जैसे बरसीम आदि का विशेष योगदान है, जिनमें ज़्यादा प्रोटीन होता है। दूसरी बात, कभी कभी जब हम सांद्र आहार बहुत महीन पिसा हुआ खिलाते हैं तो इनको पचाने के लिए जब सूक्ष्म जीवाणु बहुत अधिक गैस का उत्पादन करते हैं, तेज़ी से इसे पचाते हैं, तो उस प्रक्रिया में श्लेष्म का भी उत्पादन करते हैं, जिससे कि ये बुलबुले फूट नहीं पाते और गैस बराबर पेट में बनी रहती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ठंडक के सीजन में जो ओस की बूंदें हैं वो गिरी हुई होती हैं और उस समय अगर हम जानवर को चरने के लिए छोड़ देते हैं तो अफारा रोग जन्म ले लेता है और इसकी संभावना बढ़ जाती है। दूसरा किसान भाइयों, मैं आपको बताऊं, जो दूसरा अफारा है यह है मुक्त गैस अफारा। मुक्त गैस अफारा में जो जानवर के पेट में गैस है ये तो मुक्त अवस्था में रहती है, लेकिन किसी कारणवश बाहर नहीं आ पाती है। इसके तो प्रमुख कारण है कि पेट में जो ग्रास नली है जो पेट के मुंह के बीच में होती है, इसमें किसी चीज़ का फंस जाना, जैसे आलू हो गया, गाजर हो गया, बैगन हो गया, सेब हो गया या कोई वस्तु का फंस जाना। दूसरा, ग्रास नली के आसपास किसी ग्रंथि में सूजन आ जाना। तीसरा, मिल्क फीवर हो जाना या फिर इंडाइजेशन की समस्या हो जाना या पेट में संक्रमण हो जाना। तो ये सब इसके कारण हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको किसान भाइयों, जो मुक्त गैस अफारा है ये कम देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अब अफारा के मैं लक्षण आपको बताऊंगा कि अफारा से ग्रसित जानवर को आप जैसा कि जानते हैं कि उसका पेट फूलने लगता है, जानवर बार बार उठने बैठने लगता है, बार बार मूत्र का त्याग करता है, पेट पे लात मारता है क्योंकि उसके पेट में दर्द होता है, जीभ निकालता है, सांस लेने में उसे तकलीफ होती है, मुंह से सांस लेने लगता है, गिर पड़ता है, लार गिराता है और अंत में उचित देखभाल के अभाव में उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो किसान भाइयों, इसका क्या उपचार इसका किया जाए? किसान भाइयों, जब शुरुआती स्टेज में होता है यह रोग तो कम घातक होता है। उस समय जानवर को चलाना फिराना चाहिए, थोड़ा सा नमक और हींग ये भी लाभदायक होता है। जानवर के जीभ के नीचे नीम की डंडी बांधने से भी लाभ मिलता है और पशु चिकित्सक की सलाह पे ब्लोटोनिल, ब्लोटोसिल, आफानिल या टिम्पॉल इस टाइप की दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं। लेकिन किसान भाइयों, हमेशा पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क कर लें, क्योंकि कभी कभी ये गैस इतनी तेज़ी से बनती है कि जानवर का पेट फाड़ने या पेट में छेद करने की भी आवश्यकता पड़ जाती है, अन्यथा की स्थिति में जानवर की मृत्यु हो जाती है। किसान भाइयों, अब मैं आपको इससे बचाव के बारे में कुछ बताऊंगा कि कैसे हम इस रोग से बचें। तो इससे बचने के लिए किसान भाइयों मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले तो ऐसे जो चारे हैं जो कि ज़्यादा गैस बनाते हैं या जिनसे इस रोग की संभावना होती है, उसके खिलाने से पहले सूखा भूसा खिलाएं। नंबर 2, आप किसान भाइयों मिश्रित चारा बोएं, जैसे लेग्यूम जो हैं, जो दलहनी फसलें हैं उनके साथ दूसरी फसलें बोएं। तीसरा, किसान भाइयों, जब ठंड के दिनों में ओस की बूंदें निकल जाएं उसके बाद ही जानवर को आप चरने के लिए छोड़ें। चौथा, जब किसान भाइयों आप चरने के लिए छोड़ें उससे पहले आप अगर साइलेज को खिलाते हैं तो आपको लाभ मिल सकता है। चौथा, इस टाइप के चारे को आप कब बंद ना करें, थोड़ा थोड़ा खिलाते रहें, जिससे कि जानवर का शरीर इसके अनुकूल बना रहे। इसके बाद कुछ द्रव्य ऐसे आते हैं जो फेन नाशक द्रव्य होते हैं, इनको आप दूसरे जानवर के शरीर पे पेंट कर सकते हैं। उसके अलावा इस टाइप के जो फेन नाशक द्रव्य हैं, इनके रेडीमेड कैप्सूल आते हैं, इनको आप चारे में डाल सकते हैं, जिससे कि वो जो है फेन का नाश करते रहें। और इसके अलावा आप एकदम से भूखा है पशु, ज़्यादा देर तक भूखा है, तो एकदम से बहुत ज़्यादा चारा न खिलाएं। तो इस प्रकार की अगर चीज़ें आप करेंगे तो आप इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आनंददाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। किसान भाइयों, जैविक खेती देशी खेती का उन्नत तरीका है। इसमें रासायनिक खाद, कीटनाशकों, वृद्धि नियंत्रकों का उपयोग नहीं करके खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र एवं प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम आदि द्वारा पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। फसल को प्रकृति में उपलब्ध मित्र कीड़ों, जीवाणुओं एवं जैविक कीटनाशकों द्वारा हानिकारक कीड़ों एवं बीमारियों से बचाया जाता है। अतः ये बोल सकते हैं कि जैविक खेती कुछ भी नहीं है, बल्कि उत्पादन की एक वैकल्पिक प्रणाली है, जिसमें किसी प्रकार से कृषि, बागवानी, पशु व मत्स्य उत्पादन प्रणाली में कोई भी रासायनिक उर्वरक, रोग एवं कीटनाशक या कोई भी नकली या बनावटी उत्पाद, वृद्धि नियामक तथा शक्तिवर्धक उत्पाद आदि संसाधनों के प्रयोग के बिना जीवित मृदा को बिना नुकसान पहुंचाए खेती करते हैं। कुछ सघन कृषि क्षेत्र जैसे गंगा के मैदानी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि में ऐसी समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। अपने खेत के अंदर जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उसके अंदर जो मैट्रिक डलता है, जैसे केचुआ खाद हो गया, और उसके बाद जो यूरिया का जो विकल्प डालते हैं, जो गौमूत्र हो गया, गौमूत्र को राख के अंदर मिला के हम डालते हैं तो वो यूरिया का विकल्प हो जाता है। तो मेरे पास 10 गायें हैं। 10 गायों से मैं अपने खेत के अंदर वर्मी कंपोस्ट प्लांट लगाया। जैसे कि आपने देखा कि जो लंबी चौड़ी लाइना बनाई 3 फुट की, और लंबाई कितनी भी हो उसकी, ऊंचाई उसकी हमने 1.5-2 फुट के करीब रखते हैं गोबर की, और उसके अंदर केचुआ छोड़ देते हैं। केचुआ उसको खा करके 21 से 22 दिन के अंदर उसको तैयार कर देता है। फिर उसको वहाँ से उठा करके झाड़ करके उसको यहाँ पर हमने ला कर डालते हैं। फिर उसको झाड़ते हैं। झाड़ने के बाद जो हम खेत के अंदर डालते हैं, खेत के अंदर बुआई से पहले जब हम निराई गुड़ाई करते हैं, बाई करते हैं, बाई से पहले उसको 2 क्विंटल प्रति एकड़ उसको डाल दो आप। वो हमारा भी DAP का विकल्प तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमने जो भी फसल बोनी है, ज्वार है, बाजरा है, जो भी है, अपनी गेहूं है, धान है, उसके अंदर आप लगा सकते हो। उसके बाद हमारे पास एक समस्या आती है, जब यूरिया हम कहाँ से दें, उसको नाइट्रोजन कैसे दें। नाइट्रोजन के लिए हम जो गौमूत्र होता है, गौमूत्र के अंदर 50 किलो राख लेते हैं। 50 किलो राख के अंदर 10 लीटर गौमूत्र मिला करके हम जब छिड़काव करते हैं तो हमारा जो नाइट्रोजन का विकल्प है वो पूरा हो जाता है, जिससे फसल बहुत अच्छी पैदावार हो जाती है और उसकी हाइट जो है ना वो भी बहुत अच्छी चली जाती है। और इसके अंदर जो ऑर्गेनिक जब हम करते हैं, ऑर्गेनिक के अंदर जो नीचे की जो ज़मीन की जो समस्या होती है वो हमारी वो ख़त्म हो जाती है। पेड़ा जो सब शुरू में जब तैयार होता है वो इतना ग्रोथ लेता है कि उसके अंदर कुदरती बीमारी बहुत कम आती है। तो पेड़ा की जो ग्रोथ होगी, उसके बाद जो अनाज पैदा होगा उसके अंदर भी एक अपने आप में एक गुणवत्ता पैदा होगी, जो उसको जब खाएंगे हम, उसका खाने का टेस्ट भी अलग होगा और हमारा जो दाना होगा वो चमकीला होगा, मोटा होगा। इस प्रकार से जब हमारी जो पर्यावरण की जो समस्या है वो भी हमारी खत्म हो जाती है। इसके बाद जो धरती की जो आज उपजाऊ शक्ति जितनी हमारी कम होती जा रही है, आज उखेड़ा आ रहा है, कहीं पर उगेड़ा आ रहा है, कहीं पर फसल खराब होगी, हमारी वो समस्या भी नहीं होती। और इसके ऊपर थोड़ी मेहनत है लेकिन लागत कम है।
लागत कम होने के कारण इसको आज हर किसान, हर आदमी इसको अपनाना चाह रहा है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक पैदावार हेतु धनिया की वैज्ञानिक तरीके से खेती, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के लाभ एवं महत्व पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।